हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो आज बहुत ही मोस्ट टॉप 15 एमसीक्यू लेकर आया हूँ आप सबों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार स्टेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ सी का भी कंसेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो जो पॉइंट आएगा उसको क्लियरली डिफाइन मैं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग डज दिस सी लैंग्वेज सपोर्ट। कह रहा है कि सी लैंग्वेज किस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। आपका ऑप्शन है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट मीन्स ओप्स, एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं स्ट्रक्चर की जगह पे प्रोसीड्यूरल रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, डालना है प्रोसीड्यूरल, और मॉड्यूलर रहा तो मॉड्यूलर डालेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस क्या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। क्योंकि जब सी डेवलप हुआ था तो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बिजारने स्टॉपिस काम ही कर रहे थे, ठीक है। तो उस इसलिए वो सी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, और सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, मतलब उप्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू आर करेक्ट। आपको एक वैल्यू गिवन है और आपको बताना ही कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, इफ आर ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 40। क्या मतलब, ए का वैल्यू आपका 30 गिवन है, बी का वैल्यू 40 गिवन है। चलिए, देन द वैल्यू ऑफ माइनस माइनस ए एंड बी माइनस माइनस। क्या कह रहा है, माइनस माइनस ए आप लोगों को मैं बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या था, प्लस प्लस ए था, दो कंडीशन होता है, और एक क्या होता है, ए प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस पहले लगा होता है तो पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, और ए प्लस प्लस बाद में होता है तो ए का जो इनिशिएट वैल्यू होता है वही होगा, नेक्स्ट स्टेप में वो एक से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ए का वैल्यू 30 है, इसका पूछा है माइनस ए, मतलब क्या, पहले डिक्रीज कर जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमेशा 1 से ही होता है। तो माइनस माइनस ए है, तो माइनस माइनस ए है तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 माइनस पहले ही डिक्रीज कर जाएगा तो 1 से डिक्रीज होगा, तो ए का वैल्यू 29 हो जाएगा। चलिए, ए का वैल्यू 29 हो जाएगा, 29। अब आइए बी पे चेक करते हैं। बी माइनस माइनस है, क्या है, बी जो है माइनस माइनस जो है वो क्या है, बी के बाद है, बाद में लगा है। तो इनिशिएट वैल्यू पहला कौन सा होगा, बी का। अभी बी का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 40 है, तो ये 40 ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम पूछेंगे बी माइनस माइनस, तब आप बोलिएगा कि 40 माइनस 1 39 ऐसे होगा, ठीक है। तो अभी कितना रह गया, 40 ही रह गया ना। तो 29 और 40, देखिए कौन है ऑप्शन में, 29 और 40, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बातें को समझना है, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट कर जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेडर फाइल इज यूज फॉर स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन। स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन, ये दो जो फंक्शन देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक प्रोग्रामिंग के लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। अगर सी के बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए ये स्कैनफ और प्रिंटफ होना जरूरी ही है, क्लियर ना। तो स्कैनफ और प्रिंटफ किसके अंडर में आता है, किस हेडर फाइल के अंदर में आता है। मतलब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले ही हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम में हम यूज करने वाले हैं वो मैथ का हो सकता है या iostream.h। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से बात करें तो हमारा ऑप्शन से conio.h, कोनियो हम नहीं कोनियो लगाते हैं, लेकिन इसका स्कैनफ और प्रिंटफ का ये मतलब नहीं होता है। stdio.h क्या होता है, stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब स्कैनफ और प्रिंटफ जो है, हम स्कैनर प्रिंटफ में क्या करते हैं, प्रिंटफ में
वैल्यू पुट आउट करते हैं और स्कैनर उसको स्कैन करता है, रीड करता है। तो इसका हेडर फाइल कौन सा हो जाएगा, stdio.h हो जाएगा। math.h क्या है, ऑप्शन तो हमारा बी राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं math.h क्या है। तो अगर हम प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले आपको हेडर फाइल लगाना होगा, वो कौन सा, math.h का हेडर फाइल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है। तो सबसे पहले हम बता दें, आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, डेटा टाइप कितना होता है। नॉर्मली 4 होता है। कौन, इंट होता है जिसमें इंटीजर के वैल्यू को होल्ड करता है, एक फ्लोट होता है जिसमें रियल टाइप वैल्यू को होल्ड करता है, एक कैरेक्टर होता है जो कैरेक्टर के वैल्यू को सपोर्ट करता है, और एक होता है डबल। ठीक है, जो दोनों को सपोर्ट करता है। तो कौन, इंटीजर, फ्लोट सबको सपोर्ट करता है, बड़ा बड़ा वैल्यू। चलिए, तो इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, और क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर रियल तो नहीं होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये, क्योंकि ये गलत है, नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। कुछ कोड गिवन है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, चलिए, हैज़ इंक्लूड stdio.h। चलिए आइए देखें, ये तो हेडर फाइल होगा। इंट मेन फंक्शन का अगर करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर ही मेन प्रोग्राम होता है। चलिए आइए, जे का वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दिए, ऐसे तो नहीं होता है। जे का वैल्यू, ये जे हम एक वेरिएबल ले लिए हैं, उसमें हम 10 पुट आउट कर दिए हैं, ये गलत है। क्योंकि हम वेरिएबल ना डेटा टाइप के साथ हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डायरेक्टली हम जे इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसके इंट या डबल मतलब कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप इसके साथ रहना चाहिए। और आगे चलिए, यहाँ पे तो गलत हो गया पहला। नेक्स्ट क्या है, printf %d \n j++। तो ठीक है, लेकिन %d जो लगाए हैं वो किस डेटा टाइप के लिए टाइप स्पेसिफायर है, किस डेटा टाइप का, तो इंट का है, तो इंटीजर टाइप वैल्यू को, लेकिन यहाँ पर तो इंट लगाना होगा, तभी ना सही होगा हमारा। बातें को समझ रहिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। जैसे ही हम कोड को कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, वो उस टाइम ही एरर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ, ये इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि एरर 2 टाइप्स का होता है, एक कंपाइल टाइम एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम एरर जो मतलब है, कंपाइलर क्या होता है, कंपिलेशन। कंपाइलर आपको समझना पड़ेगा पहले, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर वो होता है जो हमारे लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर मशीन को बताता है, ठीक है, हमारे लैंग्वेज को, तो वो कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइल जैसे ही आप करोगे तो आप एरर भी चेक करता है उसमें, तो कंपाइल ही के टाइम ही एरर हो जाएगा, रन तो करेगा ही नहीं। ठीक है, एक रन टाइम एरर होता है, जो रन करने के टाइम हमारा एरर आता हो। जैसे कि हम वैल्यू पुट आउट कर दिए, सब चीज़ हो गया, बट हमारा आंसर नहीं आ रहा हो, तो वो रन टाइम एरर होता है। ठीक है, जैसे कि ए और बी में वैल्यू पुट आउट कर दिए और दोनों को ऐड करना है, तो हमारा ऐड नहीं आ रहा है एडिशन, तो वो रन टाइम एरर हुआ, सिली मिस्टेक होता है वहाँ पे। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ रिवर्स होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, रिजर्व लिखा गया है, रिवर्स कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। रिवर्स कीवर्ड कौन सा है, तो केस है, रिवर्स कीवर्ड नहीं है, बताया गया, पूछा गया है। तो केस होता है, रजिस्टर होता है, ऑटो होता है, बट मेन नहीं होता है, क्योंकि मेन तो एक फंक्शन होता है ना, मेन तो फंक्शन होता है, उसके अंदर हम अपना पूरा मेन कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर गिवन डेटा। प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बताया था ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर में क्या क्या आता है, प्लस माइनस, कितने टाइप्स का ऑपरेटर है, रिलेशनल हो गया, बीट वाइज ऑपरेटर हो गया, यूनरी ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बहुत सारा ऑपरेटर होता है।
तो यहाँ पे नॉर्मली हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज किए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि ऑपरेटर कौन है और ऑपरेंड कौन है इस इक्वेशन में। ये जो हमारा वैल्यू गिवन है इसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड कौन है। तो देखिए, ऑपरेटर जो दो वैल्यू के बीच में वर्क करे, डैट मीन्स प्लस, तो प्लस हो या ग्रेटर देन हो, माइनस हो, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, वो सब ऑपरेटर होगा। और जो वैल्यू है वो क्या होगा, ऑपरेंड होगा। तो देखिए 20 और 30 क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड हो गया 20 और 30, और 40 तो रिजल्ट है, और बीच में जो प्लस काम कर रहा है 20 और 30 के बीच में, वो क्या है, ऑपरेटर है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑपरेटर प्लस और ऑपरेंड 20 एंड 30। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ लिंकेज। लिंकेज कितने टाइप्स का होता है, लिंकेज कितने टाइप्स का होता है। तो मैं बता दूं, एक्सटर्नल, इंटरनल और नन, 3 टाइप होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और नल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी रेफर टू अ प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन। प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन को जब हम रेफर करेंगे तो हमें क्या मतलब कि वो होगा क्या, एक्चुअली ये होता क्या है। तो ऑप्शन है आपका कॉलिंग, प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन, डिफाइनिंग। तो किसी भी प्रोटोटाइप फंक्शन को हम जब रेफर करते हैं तो वो होता है डिक्लेयर, मतलब कि आप वैल्यू को, आप फंक्शन प्रोटोटाइप को क्या कर रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे, और कमेंट हो प्लीज़, हम बार बार बोल रहे हैं, कमेंट कोई भी समझ में ना नहीं आया हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर पूछें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन सी। सी में कितने लूप्स हैं, कितने लूप्स होते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बता दूं, फॉर लूप होगा, डू और वाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट कैन प्रिंट बैकस्लैश n ऑन दी स्क्रीन। हमें देखिए, हम बैकस्लैश n का आपको हम प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट बताए थे। बैकस्लैश n न्यू लाइन में जाने के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्राम हमारा न्यू लाइन में चला जाए, हमारा वैल्यू न्यू लाइन में प्रिंट होकर हमें दिखाए स्क्रीन पे, उसके लिए हम बैकस्लैश n यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आपको प्रिंट ही करवाना है बैकस्लैश और n, मतलब मान लो कि ये a है, आपको a को प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाओगे। हम प्रिंटफ लिखेंगे, जैसे ही प्रिंटफ लिखेंगे आप डालोगे बैकस्लैश n, तो ये बैकस्लैश n जो है वो क्या ले लेगा, न्यू लाइन ले लेगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, n बैकस्लैश। ये तो नहीं जानता है कंप्यूटर, तो n बैकस्लैश ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCPL लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। BCPL लैंग्वेज जो है वो, इसको क्या बोला जाता है, इसको और क्या बोल सकते हैं, सी लैंग्वेज नहीं, क्योंकि सी लैंग्वेज बना है BCPL से, बी लैंग्वेज भी बना है BCPL से, C++ तो होगा ही नहीं, बी लैंग्वेज नहीं होगा, क्योंकि बी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज वो डिपेंड करता है BCPL लैंग्वेज पे। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये BCPL ऑल्सो कॉल्ड है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप। डेटा टाइप का कुछ ना कुछ साइज होता है, बीट में होता है, बाइट में, तो आपको बताना है। कैरेक्टर का होता है, देखिए एक बात बता देता हूँ, हर एक डेटा टाइप का साइज कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कंपाइलर है। हम यहाँ पर टर्बो की बात करेंगे, टर्बो एक कंपाइलर होता है। ठीक है, तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा टाइप का साइज डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो कैरेक्टर का होता है, सबसे पहले कैरेक्टर का हम बता दें 1 बाइट होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम किसी एक टर्बो को हम लेकर बात कर रहे हैं, किसी एक कंपाइलर को लेकर बात कर रहे हैं। अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग उसका वैल्यू होता है। इंट का 2 बाइट, इंट का 2, फ्लोट का 4 होता है, और डबल का 8 होता है। मतलब 1 बाइट कैरेक्टर का, इंट का 2 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट और डबल का 8 बाइट।
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ा हमारा डबल मिल रहा है 8 बाइट का, उसके बाद इंट है तो इंट हमारा 2 बाइट का और कैरेक्टर 1 बाइट का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों क्या है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आस्की वैल्यू ऑफ एक्स इज 120, इफ आस्की वैल्यू इज ऑफ एक्स इज 120, एक्स स्मॉल एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 120, आस्की वैल्यू आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आस्की वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आस्की वैल्यू x इक्वल टू 120, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h का वैल्यू निकालना है। इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, स्मॉल x माइनस स्मॉल w। ठीक है, तो x माइनस w, x का तो 120 है और माइनस स्मॉल w का आस्की वैल्यू क्या होता है, स्मॉल w का आस्की वैल्यू 119 होता है, तो 119 होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक होता है सी में, उसका साइज क्या होता है, तो साइज इसका कोई फिक्स नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है, मतलब इंडिविजुअली कैलकुलेटेड द साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर के साइज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और उसको एक फुल में जो मतलब उसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक स्ट्रक्चर का फुल साइज निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन है साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर इज द साइज ऑफ लार्ज एलिमेंट, नहीं। सी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 125 बाइट्स, नहीं। साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द टोटल बाइट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉप 15 क्वेश्चन। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।